बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आपने 7th क्लास में 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यानी कि एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का और वेरिएबल का। यानी कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। और जब उन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, कॉम्बिनेशन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। और अगर उस एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल साइन आ जाता है तो एक इक्वेशन बन जाती है। लेकिन पॉलिनोमियल में और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये हम देखेंगे। देखिए, जो एक्सप्रेशन होता था उसमें जो वेरिएबल होता था उसकी पावर कोई भी रियल नंबर हो सकती थी, 0 1 2 3, यहाँ तक कि √2 √3 √5 √7, कोई भी रियल नंबर हो सकती थी, कोई उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं थी। लेकिन पॉलिनोमियल भी एक कॉम्बिनेशन ही होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का एज ए एक्सप्रेशन। बट डिफरेंस इतना सा है कि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें वेरिएबल की पावर आपके होल नंबर होना जरूरी है। वेरिएबल की पावर होल नंबर होना जरूरी है। उसकी पावर जो है वो रेशनल नंबर, नेगेटिव नंबर, इस प्रकार का नंबर जो है वो नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब पॉलिनोमियल क्या हुआ? पॉलिनोमियल वो होता है, वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होना जरूरी है? होल नंबर्स होना जरूरी है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। पॉलिनोमियल के अंदर हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ये क्या होता है? देखिए, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन होगी, उस पॉलिनोमियल के अंदर उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की आपने हाईएस्ट पावर देखनी है। यानी कि पूरी की पूरी पॉलिनोमियल के अंदर आपको हाईएस्ट पावर देखनी है कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। और जो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाती है। और जितनी डिग्री होगी, कहने का मतलब मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी 2x+3, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो देखिए, वेरिएबल क्या है? x, और इस x की पूरी पॉलिनोमियल के अंदर क्या पावर दे रखी है? आप कहोगे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसकी लीनियर पॉलिनोमियल तो इसको बोलेंगे। अब लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होगी? तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो आपको हमेशा इस फॉर्म में दिखाई देगा, ax प्लस में b। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो जाए, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 4x माइनस 5, अब ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसी पॉलिनोमियल है? तो आप कहोगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, देखिएगा इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स ही है। तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी पावर है? 2। यहाँ पर कितनी पावर है? 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2। तो हाईएस्ट पावर 2 हुई, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 है तो इसको क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, अर्थात कहने का मतलब उसकी डिग्री 3 होती है, तो वो पॉलिनोमियल आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे 4x की पावर 3 प्लस में 3x²
-4x+5। तो इस प्रकार से ये जो आपको पॉलिनोमियल दिखाई दे रही है, इसमें वेरिएबल तो x ही है, लेकिन x का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। और जब x का हाईएस्ट पावर 3 है, इट मीन्स इसकी डिग्री 3 है, और जब इसकी डिग्री 3 है तो इसको आप बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax⁻³ + bx² + cx + में d। समझ में आया होगा इतना, क्योंकि ये आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, अर्थात सिलेबस में नहीं है। आपके जो सिलेबस में है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। जो एक्सरसाइज आपकी 2.2 है उसमें आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज पूछेगा, या जीरोज, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन होंगी, उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे बनवाएगा। उससे पहले जो एक्सरसाइज आपको 2.1 दी गई है उसमें आपको ग्राफ गिवन होगा, और उस ग्राफ से आपसे पूछेगा कि कोई भी पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल होगी जिसका ग्राफ आपको दिया गया होगा, उसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं एक ग्राफ आपका बनाता हूँ, आप सभी को पता है कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रकार से एक रफली एक ग्राफ बना दिया, तो ये जो ग्राफ आपको गिवन है, ये ग्राफ आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह के ऊपर कट करता है या टच करता है। क्या समझे कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है या कितनी जगह पर इसको टच कर रहा है, उतनी ही इस पॉलिनोमियल की जीरोज होंगी। तो आप कहोगे देखिए एक जगह पर तो यहाँ पर इसने इसको कट कर दिया एक्स एक्सिस को, एक जगह पर यहाँ पर कट कर दिया, एक जगह पर यहाँ पर कट कर दिया, तो कितनी जगह पर कट कर दिया, 3 जगह पर। और जब इसने 3 जगह पर कट कर दिया तो इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी, तो आप कहोगे 3 जीरोज होंगी। और 3 जीरोज का मतलब किसकी 3 जीरोज होती हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 जीरोज होती हैं। तो ये जो ग्राफ गिवन है ये किस पॉलिनोमियल का है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। आई समझ में। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा आपको ग्राफ गिवन हो, ऐसा, तो इसमें कितनी जीरोज होंगी। तो आप देखोगे कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसकी जीरोज कितनी है, 1 है। और 1 जीरोज है तो कैसी पॉलिनोमियल होगी ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोज होती है। आई समझ में। तो ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ सकता है, अगर आप दे करके आपसे पूछ लेगा कि इसकी कितनी जीरोज होंगे, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक आपको पॉलिनोमियल दे देगा और उस पॉलिनोमियल को दे करके आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में ग्राफ बना देगा और आपसे पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल का कौन सा ग्राफ सही होगा, तो आपको उसमें छांटना पड़ेगा। तो आपको यही समझना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर टच करता है या कट करता है, उतनी ही उस पॉलिनोमियल की क्या होंगी, जीरोज होंगी। इतना सा काम था एक्सरसाइज 2.1 का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की, जो क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है 3 या 4 नंबर में। वो देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficients। देखिए ये जो पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रही है इसकी आपको जीरोज निकालनी है, और इसके जो कोफिशिएंट होंगे उसके कोफिशिएंट का और इसकी जो जीरोज निकल करके आएंगी उसके साथ में क्या रिलेशन बनेगा वो आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहली बात, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखी है,
सबसे पहले हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप सभी को पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अभी हमने बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस में c। a x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है इसमें अगर इससे कंपेयर करोगे तो मैं अगर आपसे पूछूं a की वैल्यू कितना है तो आप कहोगे 6 है, b की वैल्यू कितना है, तो बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में गलती करते हैं -3 बोलते हैं। -3 b की वैल्यू नहीं है, -3 कांस्टेंट है। b की वैल्यू वो है जो x का कोफिशिएंट है, तो इसमें x का कोफिशिएंट कितना है -7 है, तो b की वैल्यू -7 होगी और c की वैल्यू -3 है। ठीक है, यहाँ पर गलती नहीं करनी, आपको एग्जाम में ऐसे दे रखा होगा क्योंकि क्वेश्चन जो बुक में दे रखा है वो ऐसे ही है और एग्जाम में भी डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है ताकि बच्चा इसको बी मान ले, इसको सी मान ले और क्वेश्चन हो जाए गलत। आपको सबसे पहले इसको अरेंज कर लेना है, अरेंज करके ऐसे लिख लेना है 6x² - 7x - 3 ताकि इसको कंपेयर कराने में आपको कोई दिक्कतें ना हो। तो कंपेयरिंग करने के बाद a b c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब देखिए इसकी जीरोज निकालने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड है वो है स्प्लिटिंग मेथड, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके भी यहाँ से आप इसके जीरोज निकाल सकते हैं। लेकिन स्प्लिटिंग मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट भी है और स्प्लिटिंग मेथड इजी मेथड भी है क्वाड्रेटिक मेथड से, तो हम उससे पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सोल्व करके दिखाएंगे। देखिए स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है, स्प्लिटिंग मेथड कहता है कि जब a की अगर आप c के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि a की और c के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो ऐसे आपको कोई भी दो नंबर देखने हैं, कोई भी दो इंटीजर नंबर जिनकी मल्टीप्लाई a और c की जो मल्टीप्लाई होगी उसके बराबर आ जाए। अगर उन दोनों इंटीजर को जोड़ो तो वो b के बराबर आ जाए। ऐसे कोई भी दो इंटीजर नंबर आपको देखने हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे कोई दो इंटीजर नंबर ढूंढने हैं p और q जिनकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। अगर आप उन दोनों इंटीजर को जोड़ते हो तो वो b के इक्वल आना चाहिए। समझ में आई बात। इस क्वेश्चन में देखो तो a की वैल्यू कितना है 6, c की वैल्यू कितना है -3, तो आप कहोगे कि सर ऐसे हमें दो नंबर ढूंढने हैं 6 × -3 -18, जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई -18 होना चाहिए और b की वैल्यू कितना है -7। अगर मैं उन दोनों नंबर को ऐड करता हूँ तो वो -7 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए ऐसे कौन से दो नंबर हैं, तो आप कहोगे 9 और 2, क्योंकि 9 और 2 की मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा और 9 में से 2 जाएगा 7, लेकिन हमें चाहिए मल्टीप्लाई माइनस और एडिशन उनका नेगेटिव चाहिए। तो इट मीन्स हम एक को -9 लिख लेंगे और दूसरे को प्लस का 2 लिख लेंगे, क्योंकि -9 और 2 की मल्टीप्लाई -18 होगा और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो माइनस का कितना आएगा 7 आएगा। तो इसको आप तोड़ करके कैसे लिख सकते हो इसको, तो ऐसे लिख सकते हो 6x² -9x प्लस 2x और -3। अब आप देखोगे, देखो -9x प्लस 2x वापस आपका -7x आ गया। कहने का मतलब हमने इसको स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट आपका इस तरीके से होगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब अगर हमने इसकी जीरोज निकालनी है तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। अब देखिए पहले फर्स्ट टू टर्म से आपको कॉमन लेना है, फिर लास्ट टू टर्म से आपको कॉमन लेना है। पहले फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आता है, तो आप कहोगे सर एक तो दोनों में 3 कॉमन है, एक x कॉमन है, तो 3x कॉमन हमने बाहर ले लिया। जैसे हमने 3x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 2x और यहाँ से क्या बचेगा -3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है +1, तो जैसे 1 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर एक पूरे का पूरा 2x - 3 फैक्टर भी कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे फैक्टर को जैसे आप कॉमन लोगे 2x - 3, तो अंदर यहाँ से क्या बचेगा 3x और यहाँ से क्या बचेगा +1 इज इक्वल टू
जीरो। इट मीन्स दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो है, और अगर दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर को तो जीरो होना पड़ेगा, चाहे ये जीरो हो चाहे ये जीरो। हमें नहीं पता ये जीरो है या ये जीरो है, हम बारी बारी मानेंगे या तो ये जीरो है या ये जीरो है। तो मान लिया 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, या फिर 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो हुआ तो 2x किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू निकल के आई वो आई 3/2। और अगर ये जीरो हुआ तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल थी उसकी दो जीरोज निकल के आ चुकी हैं, एक x की वैल्यू 3/2 और एक x की वैल्यू -1/3। एक को अगर मैं अल्फ़ा नाम दे दूं, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2, और इसको नाम अगर मैं बीटा दे दूं तो बीटा इज इक्वल टू -1/3। दो जीरोज आ चुकी हैं। देखिए पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी जीरोज होंगी। तो डिग्री अगर 2 थी तो जीरोज भी कितने आएंगे, 2। अगर डिग्री 1 होती तो जीरोज भी कितनी होती, 1 ही होती। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज तो हमारी निकल चुकी हैं, लेकिन आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, उसके उसका और जीरोज के साथ में क्या रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों जीरोज को जोड़ देता हूँ, अल्फ़ा और बीटा को दोनों को जोड़ देता हूँ, तो आप कहोगे अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3, और जब दोनों को ऐड करोगे तो 3/2 -1/3 एलसीएम लोगे 6 आएगा। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 -2 यानी 7/6। दोनों का एडिशन क्या आया, 7/6। अब ध्यान से देखो, 7 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल में क्या है, आप कहोगे 7 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट है लेकिन नेगेटिव है। तो क्या मैं यहाँ पर इसको ये लिख सकता हूँ, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 6 क्या है, तो 6 आप कहोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो क्या मैं इस 6 की जगह पर यहाँ पर लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये रिलेशन हुआ। अब आप कहोगे सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करूँ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, बी होगा। तो क्या मैं इसको बी लिख सकता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो क्या है, ए। क्या मैं इसको ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सर ये फॉर्मूला नहीं बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, बिल्कुल बन चुका है। इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों जीरोज की प्रोडक्ट करता हूँ अल्फ़ा बीटा की, तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आता है, तो आप कहोगे सर 3/2 इंटू -1/3, 3 -1 से मल्टीप्लाई -3 और 2 की 3 से 6। अब देखिएगा गिवन पॉलिनोमियल में -3 क्या था, तो आप कहोगे सर -3 कांस्टेंट टर्म था। 6 क्या था, 6 था सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था कि नहीं था। अब कांस्टेंट को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये भी आपका एक नया फॉर्मूला बन के तैयार होगा। अब इन दोनों के दोनों फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी कब, जब आपको सम ऑफ जीरो दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा हो और उसकी पॉलिनोमियल आपसे पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। और यही इस सभी के बीच में यानी कि जीरोज के बीच में और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है।